अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमने फूड प्रोडक्शन ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमने डिज़ीज़ कंट्रोल, आज हमने ये वाला पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। डिज़ीज़ कंट्रोल। तो बायोलॉजी ने बायोलॉजी की मदद से हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में तो हेल्प मिली है, वो हमने बड़ा डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा है। डिज़ीज़ कंट्रोल ये तो इसमें भी बड़ा अहम किरदार है बायोलॉजी का। बायोलॉजी की वजह से जो आज डिजीज़ जो काफ़ी सारी बीमारियां उन पे कंट्रोल आई है, क्योंकि हमें बायोलॉजी ने मदद की है ना, उनकी दवाइयाँ बनाई हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। ये सारा कुछ बायोलॉजी ने हमें बताया है ना। ये देखें उनके प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, वैक्सीनेशन की वजह से, वैक्सीनेशन ये सारे जो मैं प्रोसेसेस अब लिख रहा हूँ ना, ये हमें बायोलॉजी ने बताया, जिनकी वजह से इम्यूनाइजेशन, जिनकी वजह से आज हम डिजीज़ जो है ना हमने उन पे कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया हमने। ये हो गया। उसके बाद है ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट। और उसके बाद है जीन थेरेपी। इन प्रोसेसेस की वजह से, और ये बायोलॉजी ने हमें बताई हैं, इन प्रोसेसेस की वजह से डिज़ीज़ पे आज हम कंट्रोल पा चुके हैं। तो इनको हम बारी बारी हम स्टडी करते हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है वही हिफाजती तदाबीर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हिफाजती तदाबीर, वो प्रिवेंटिव मेजर्स। ये बायोलॉजी ने हमें, क्योंकि बायोलॉजी ने ये देखें हमें कोई भी डिज़ीज़ है, ठीक है जी, कोई भी डिज़ीज़ है तो बायोलॉजी ने हमें उसका काजेटिव एजेंट, वो वायरस की वजह से, वायरस उसका काजेटिव एजेंट है, या बैक्टीरिया की वजह से वो डिज़ीज़ है पड़ी, या उसका काजेटिव एजेंट जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ पैदा होती है, ये हमें बायोलॉजी ने बताया है। उसके बाद उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे होती है बीमारी, ये दो हमें, ये भी बायोलॉजी ने हमें बताया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, काजेटिव एजेंट हो गया। इनकी वजह से जो है ना आज हमें, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता हैं, किसी भी डिज़ीज़ की ये दो चीज़ें हमें पता हैं, उनकी वजह से हमें फिर उनके प्रिवेंटिव मेजर्स का भी पता है। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हम इनसे बच सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बीमारी है एड्स बीमारी है, ठीक है। एड्स जो बीमारी है, अब इसका ये देखें काजेटिव एजेंट क्या है, ये हमें बायोलॉजी ने बताया। काजेटिव एजेंट, इसका काजेटिव एजेंट है HIV वायरस। HIV ये वायरस का नाम है, ये वायरस को कहते हैं HIV वायरस। ये है इसका काजेटिव एजेंट, ये भी हमें बायोलॉजी ने बताया है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होती है, किसी एक को अगर ये एड्स किसी को लग जाए तो वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे होती है, ये भी हमें बायोलॉजी ने बताया। ये देखें अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ये है, ये देखें फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए ये ट्रांसमिट होती है। उसके बाद है दूसरा तरीका, ब्लड का जो है ना ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके ज़रिए ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद है कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस, ठीक है। जो एक दफ़ा सिरिंज यूज़ कर ली तो उसे फेंक देना चाहिए ना, लेकिन अगर उसी को बार बार हम यूज़ करते रहेंगे एक ही सिरिंज को, तो ये भी जो है ना एड्स की बीमारी फैलने का ये भी सबब बनती है, ये भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। उसके बाद है कॉन्टेमिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये देखें कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इनकी वजह से भी जो है ना ये बीमारी, ये जो एड्स बीमारी है,
ये एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। ये देखें, ये अब हमें बायोलॉजी ने बताया ना उसका काजेटिव एजेंट, भाई वो एड्स बीमारी का काजेटिव एजेंट क्या है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भाई वो कैसे फैलती है। अब ये देखें बायोलॉजी ने हमें ये बता दी। अब हमें पता है ना, हम इस बीमारी से हमें बचने के तरीके पता हैं, हम इन्हीं यही जो लिखे हुए हैं ना, लिस्ट बनी हुई है, अब इन्हीं से हमने बचना है भाई। फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी ऐसे बंदे को जिसको एड्स हुआ है उससे ब्लड नहीं लेना, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस इस्तेमाल नहीं करनी, कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये इस्तेमाल नहीं करने। तो इनसे हम जो है ना इस बीमारी से, इस एड्स से बच सकते हैं। ये बायोलॉजी की मदद से हुआ है ना। तो ये भी बायोलॉजी की इंसानियत के लिए, जो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंसानियत के लिए खिदमात बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं। तो ये खिदमात मतलब डिज़ीज़ पर कंट्रोल करने का, ये हमें इससे प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब एहतियाती तदाबीर हमें पता लग जाती हैं। अच्छा, एक और मैं मिसाल देता हूँ। एक और बीमारी है हेपाटाइटिस। ये देखें हेपाटाइटिस। अच्छा, इसका भी वही बायोलॉजी ने हमें जो है ना इसका काजेटिव एजेंट हो गया, काजेटिव एजेंट वो भी हमें पता लगा, वो है एच वायरस। ये भी वायरल डिज़ीज़ है, ये भी वायरस से फैलती है, तो ये एच वायरस। अच्छा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भाई ये एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होती है, तो इसका भी है पढ़ा भाई। ये जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब अगर किसी को ये बीमारी है तो उससे ब्लड लेने से ये बीमारी जो है ना एक से दूसरे में फैलती है। उसके बाद कॉन्टेमिनेटेड वही सिरिंजेस हो गया, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस, और उसके बाद कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ये भी इसका जो है ना ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये चीज़ें जो है ना ये हेल्प करती हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें हमें बायोलॉजी ने बता दी। अब ये चीज़ें हमें पता हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हम एहतियाती तदाबीर इनको नहीं होने देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ऐसा शख्स जिसको हेपेटाइटिस है उससे ब्लड नहीं लेंगे। कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस और कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनसे हम बचेंगे। मतलब वही प्रिजर्वेटिव मेजर्स इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है वैक्सीनेशन। हम अगला वैक्सीनेशन या जिसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, ये देखें बुक में नहीं लिखी हुई, ये आप लिख लेंगे। द प्रोसेस, ये एक ऐसा तरीक़ेकार है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन अगेंस्ट एनी ऑफ द पैथोजन टू डेवलप इम्यूनिटी इन द बॉडी। मतलब ये देखें, मैं आपको अब समझाता हूँ। मतलब ये जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें ना हम किसी बीमारी के ख़िलाफ़, किसी पैथोजन के ख़िलाफ़ ना वैक्सीन उसकी बॉडी में हम इंटर कर देते हैं। मतलब टीके के ज़रिए जो है ना उसकी बॉडी में वैक्सीन हम डाल देते हैं। पैथोजन मतलब वही वायरल हो सकता है, वायरस हो सकता है, वायरल डिज़ीज़ है तो वायरस होगा, वो बैक्टीरियल डिज़ीज़ है तो बैक्टीरिया होगा, हम उसको पैथोजन कहते हैं, जो डिज़ीज़ काज कर रहा होता है ना वो। तो उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाना, जिससे क्या होता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म में उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मतलब क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और हमारा जिस्म उससे लड़ने में कामयाब हो जाता है, फिर वो बीमारी हट जाती है। उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। ये हमें बायोलॉजी ने बताया है। अच्छा, इसकी आप डिटेल ना, जो असल डिटेल है ना, वो आप इसकी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे।
जो यही बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो है ना, या आप उसमें इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ मैं इतनी डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा, यहाँ बस थोड़ा सा ही उन्होंने बताया हुआ है। हम इसकी डिस्कवरी पे आ जाते हैं। भाई डिस्कवर किसने किया था? एक साइंसदान था एडवर्ड जिनर नामी एक साइंसदान था। उसने इस टेक्निक को, ये जो वैक्सीनेशन टेक्निक है, इसको सबसे पहले जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सन था 1796 में। 1796 में उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। असल में इसके ज़माने में ना एडवर्ड जिनर जब इसने ये टेक्निक निकाली थी, तो उस वक्त एक बीमारी है जिसे कहते हैं हम काओपोक्स उसने बड़ी तबाही मचाई हुई थी। मतलब वो जानवरों को लग जाती थी। ऐसे छाले होते हैं, ऐसे अंदर पीप भरी हुई होती है, तो वो काओ को जो है ना वो लग जाती थी उस ज़माने में जब इसने टेक्निक निकाली थी ना। तो इसने क्या किया था कि एक जो है ना काओ में से, जिसको काओपोक्स बीमारी हुई थी ना, उसमें से उसने ना पस निकाल ली थी। मतलब वही छाले भरे हुए होते हैं ना, छाले होते हैं, उसके अंदर पस भरी हुई होती है ना, तो वो उसने टीके से निकाल ली थी। और उनको जो अंदर जरासीम थे उसके अंदर, उनको उसने किसी तरह जो है ना उनकी ताकत कम कर दी थी। मतलब कुछ को किल कर दिया था, कुछ ज़िंदा थे। तो इस तरह फिर उसने दूसरी काओ को वो लगा दिया था, वो एक पस जो निकली थी। तो उससे क्या हुआ था कि दूसरे जो काओ है जिसको उसने टीका लगाया था, वही पस जो लगाई थी, उसमें बीमारी तो हुई, वो काओपोक्स बीमारी तो आई, सिम्टम्स नज़र आए, लेकिन वो फिर जल्दी रिकवर हो गई। वो रिकवर जो हुई ना, फिर उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई, फिर वो काओपोक्स उसे फिर कभी नहीं हुई। मतलब इस तरह ये उसने टेक्निक निकाली थी। असल में ये वैक्सीन जो लफ्ज़ है ना, ये निकला है वाका से, जिसको कहते हैं काओ। वाका का मतलब है काओ। तो पहली दफ़ा क्योंकि ये काओपोक्स का इस टेक्निक से इलाज किया था ना, तो काओ से निकला है, तो इसको जो है ना वैक्सीन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भाई। पहले क्योंकि ये जो है ना काओ पे ट्राई की गई थी, तो ये वैक्सीन नाम इसका मशहूर हो गया। उसके बाद अगला जो मेथड है जिससे डिज़ीज़ कंट्रोल करते हैं, वो है ड्रग ट्रीटमेंट। अच्छा, ये वही दवाइयों के ज़रिए से जो हम जो है ना डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं और बाकी मेडिसिन्स वगैरह सारी आ जाती हैं। ये वो ड्रग ट्रीटमेंट हम इनसे करते हैं ना। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का ना एक है ये भाई, सिर्फ एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरियल डिजीज़। मतलब बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती हैं ना, सिर्फ उन पर जो है ना ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ना बैक्टीरिया को किल कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। इसलिए ये जो है ना बैक्टीरियल डिजीज़ पर ये एप्लीकेबल होती है। और वो वाली बैक्टीरियल डिजीज़, मतलब जिसमें बैक्टीरिया ना वो इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ना डेवलप कर चुके हों, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। मतलब बैक्टीरिया, असल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इम्यूनिटी पैदा की हुई होती है, वो रेजिस्टेंट होते हैं। उन पर ये फिर काम नहीं करती है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनको किल नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस जो पैदा हो जाती है। तो इसलिए वो बैक्टीरिया जिनमें ये रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई भी होती ना, तो उन्हीं पर ये अफेक्ट करती है, उन्हीं को ये किल करती है। अदरवाइज़ इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद एक है जो हम कैंसर के इलाज में हम यूज़ करते हैं ना, उसमें है रेडियोथेरेपी और है कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। अच्छा, ये क्या चीज़ें होती हैं? ये हम कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो डिजीज़ होते हैं ना उनकी इलाज में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेडियोथेरेपी होती है, मतलब
रेडिएशंस के ज़रिए से बीमारी का इलाज करना, रेडिएशंस के ज़रिए से। कीमोथेरेपी कहते हैं भाई केमिकल्स के ज़रिए से, केमिकल्स के ज़रिए से किसी बीमारी का इलाज करना। अच्छा, रेडिएशन ये कैसे हम करते हैं? इससे हम ऐसे करते हैं भाई, एक्सपोज कर देते हैं जो पार्ट होता है ना, जैसे कैंसर में हम बात करें तो कैंसरियस जो पार्ट होता है ना, उसको हम कर देते हैं एक्सपोज्ड, मतलब उसको खोल देते हैं। अगर वो समझो, अगर किसी स्किन पे अगर कैंसर हुआ है तो उस स्किन को हम एक्सपोज कर देंगे, फिर उसके ऊपर हम डालते हैं रेडिएशंस। वो रेडिएशंस क्या करती हैं, तो वो ना कैंसर जो सेल्स होते हैं ना उनको ख़त्म कर देती हैं, उनको मार देती हैं। अच्छा, इसी तरह केमिकल्स से हम जो करते हैं वो करते हैं भाई, हम दवाइयाँ देते हैं, कुछ सर्टेन किस्म के केमिकल्स हम पेशेंट्स को देते हैं। वो उनसे क्या होता है कि वही वो कैंसरियस सेल्स जो है ना, कैंसरियस सेल्स जो हैं वो उससे किल हो जाते हैं, वो जो है ना मर जाते हैं। जब बाज़ औक़ात ऐसे होता है वो दवाइयाँ देने से ना, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना बॉडी के, कैंसरियस सेल्स को तो हमने मारना ही है, नॉर्मल सेल्स भी मरने लग जाते हैं। तो ये बड़ा नुकसान है ये कीमोथेरेपी का। इसलिए हम ज़्यादातर जो कैंसर का इलाज है ना वो रेडियोथेरेपी से करते हैं कि भाई ये जो है ना रेडिएशंस के ज़रिए, भाई ये रेडिएशंस जो होती हैं ना वो कैंसरियस सेल्स को मार देती हैं, वो नॉर्मल सेल्स पर अफेक्ट नहीं करती, ये केमिकल्स अफेक्ट कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो है जिससे डिजीज़ कंट्रोल होते हैं, जो टेक्निक है वो है जिन थेरेपी। जिन थेरेपी, अच्छा ये क्या चीज़ है? ये देखें आप, इसकी डेफिनेशन पे जाएं। मतलब ये असल में एक टेक्निक है टू रिपेयर, जिससे हम रिपेयर करते हैं डिफेक्टिव जीन्स। मतलब हमारी बॉडी में जो जीन्स हमारे डिफेक्ट हो गए हैं ना, जो जीन्स अब मतलब है उन पे म्यूटेशन आ गई है, तो उनका इलाज करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिन थेरेपी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जो नॉर्मल जिन होता है ना, वो हम मतलब है एक ऑर्गेनिज़म है। अच्छा, एक ऑर्गेनिज़म ये है, एक ऑर्गेनिज़म ये है। अच्छा, इसमें है पड़ा, ये नॉर्मल ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, और ये इसके अंदर ना डिफेक्ट हुआ है जीन्स जो है ना वो डिफेक्टिव जीन्स इसके अंदर, ये मतलब डिफेक्ट, ये ऑर्गेनिज़म जो है ना ये बीमार है, ये वाला सही है। अच्छा, यहाँ से हम फिर जो है ना जीन्स निकालेंगे, जो इसमें डिफेक्ट है ना जीन्स, वो हम नॉर्मल वाले उससे निकाल के ना हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, इस डिफेक्टिव वाले पर्सन में। इसके डिफेक्टिव जीन्स को हम रिमूव कर देंगे, और ये जो नॉर्मल जीन्स होंगे ना, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज़म से हम लेंगे, तो वो इसमें इंसर्ट कर देंगे। इसी तरीके को जिन थेरेपी कहते हैं। इससे ये डिफेक्टिव जीन का इलाज निकल आता है। और ये हम करते हैं बून मैरो के थ्रू, मतलब बून मैरो सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बून मैरो सेल्स ये इन्वॉल्व होते हैं। इनके ज़रिए से ये हम एक से दूसरे में जो है ना जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। आगे हम फिर जो हमारा बच गया ना तीसरा, ये देखें, ये बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैन काइंड का ये बच गया, प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।